चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है बेटा, लेक्चर नंबर 2 किसका? पीएचपी का। कल हमने सिंपल इंट्रो पार्ट देखा था कि कैसे हम फाइल को स्टोर करते हैं, कहाँ पे स्टोर करना है, पीएचपी है क्या, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने कल डिस्कस की थी बेटा। तो ये कल का लेक्चर आपके स्क्रीन में है। सिंपल हमने देखा था कि कैसे हम पीएचपी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग को यूज़ कर सकते हैं, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमने कल डिस्कस की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी लैंग्वेज का, जो हम आज देखेंगे यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, वेरिएबल है क्या हमारे पास, किस चीज़ को कहते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आज होगी हमारी डिस्कस। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वेरिएबल है क्या, अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हम बोलते हैं वेरिएबल इज़ नथिंग जस्ट ए कंटेनर दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन, यस दैट स्टोर सम इंफॉर्मेशन। बिकॉज जब तक हम इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए वेरिएबल जो होते हैं सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सारा जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? एक वेरिएबल का। अगर एक फॉर्म आप बना रहे हैं, फॉर्म के अंदर आप डिटेल्स दे रहे हैं, फिर जब सबमिट होता है वो डिटेल्स फिर स्टोर होती है डेटाबेस, लेकिन बेटा वो डायरेक्टली स्टोर नहीं होती है डेटाबेस में। पीछे से हमने कोई लैंग्वेज यूज़ की होती है, वो इन्फॉर्मेशन हम उठा के कुछ वेरिएबल्स में डालते हैं, कुछ कंटेनर्स में डालते हैं, फिर वही कंटेनर्स हम किसके अंदर पास करते हैं? डेटाबेस के अंदर, थ्रू क्वेरी। समझ आ रही है बात? उनमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई होती है, तो वही है हमारे पास वेरिएबल्स। क्या है हमारे पास? वेरिएबल। पीएचपी में जो सिंटेक्स है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दूसरी लैंग्वेजेस। हमने ये भी कहा था कल डिस्कशन में कि पीएचपी जो है इट्स अ लूजली टाइप लैंग्वेज, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप। क्योंकि जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, जब भी हम कोई कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर बनाने से पहले हम स्पेसिफाई करते हैं कि भाई इसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, ताकि फिर हम उसमें उसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करें और उसके साथ मैनिपुलेशन। ये बाकी लैंग्वेज जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, सी हो, C++ हो बेटा, .NET है, इस जावा है, या डॉट है, या कोई और लैंग्वेज है जिसमें हमें जो टाइप सेफ लैंग्वेजेस है, कौन सी बेटा? टाइप सेफ लैंग्वेज, जिनको हम पहले ही डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमारा रूल सिंपल होता है, पहले हम लिखते हैं वहाँ पे डेटा टाइप। क्या लिखते हैं बेटा? उसके बाद आइडेंटिफायर, उसके बाद क्या लिखते हैं? आइडेंटिफायर इज व्हाट? नथिंग जस्ट अ वेरिएबल नेम। क्या होता है? जो हम अपने कंटेनर का नाम, क्योंकि आपको मैनिपुलेशन करनी है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए ना कंटेनर का नाम, इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ भी जाएगी। वैरी का मतलब वो इन्फॉर्मेशन चेंज भी हो सकती है। समझ आ रही है बात? क्योंकि वो अक्सर चेंज होती रहती है, इसलिए इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सिंटेक्स होता है किसी भी कंपाइल्ड लैंग्वेज। फर्स्ट डेटा टाइप एंड देन आइडेंटिफायर। डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है भाई किस टाइप का कंटेनर हमें बनेगा, और आइडेंटिफायर स्पेसिफाई करता है भाई उसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर है। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? श्योर। अब चलिए आगे, हम आगे चलते हैं। अब अगर पीएचपी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पीएचपी में हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत, जब भी आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा पीएचपी में, एक कंटेनर बनाना होगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो यहाँ पे हमारा सिंटेक्स सिंपल क्या यूज़ होता है? डॉलर। क्या यूज़ करना पड़ता है? सो जो पीएचपी वेरिएबल्स होते हैं वो स्टार्ट किससे होते हैं? डॉलर से। समझ आ रही है बात? और उसके बाद जो नाम आपको रखना है वो रख सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एक वेरिएबल यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेम बन गया वेरिएबल का नाम, लेकिन कैसे इंटरप्रेटर को पता चलेगा कि ये वेरिएबल? जब उसके साथ वो डॉलर लिखेगा। सो डॉलर साइन से इसको आइडेंटिफाई हो जाएगा, ओ दिस इज ए वेरिएबल, दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए मेथड, दिस इज नॉट ए क्लास। इससे पता चलेगा इट्स ए वेरिएबल, इट्स ए कंटेनर दैट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन। बट यू कैन सी वी आर नॉट मेंशनिंग विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इट कैन स्टोर। तो ये डिसाइड किस पे हो जाएगा? जब इसमें इंफॉर्मेशन कोई चली जाएगी। समझ आ रही है बात? इसलिए इसको हम बोलते हैं लूजली टाइप लैंग्वेज। समझ आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सो वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स सिंपल है, डॉलर यूज़ करिए, और कोई भी वेरिएबल जो भी नाम रखना है वो रख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको इसमें वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना होगा
तो वो भी आप असाइन, जैसे मैं इसमें वैल्यू क्या असाइन करूँगा फॉर इंस्टेंस, तो ये हमने क्या किया, इसमें इनिशियलाइज किया एक वैल्यू, क्या किया हमने, असाइन किया इसमें वैल्यू, किस वेरिएबल में, नेम वेरिएबल। अगर इसी वेरिएबल को मैं बेटा नीचे यूज करके इसमें डालूंगा 12, क्या ये एरर दिखाएगा? नो, इट विल नॉट जनरेट एनी एरर, बिकॉज अब नीचे जो इसका डेटा टाइप बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, इंटीजर, क्योंकि ये लूजली टाइप लैंग्वेज है। जो डायनेमिक, जो टाइप सेट लैंग्वेजेस होते हैं उनमें हम सबसे पहले डेटा टाइप ही मेंशन करते हैं। अगर ऊपर स्ट्रिंग मेंशन किया होता तो नीचे फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन चूंकि जो PHP है इट्स अ लूजली टाइप लैंग्वेज, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट हमेशा बेटर रहता है जिस टाइप की इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल का नाम वैसा ही रखिए। उससे क्या हो जाता है, कल को जब कोई दूसरा बंदा अभी आता है आपके उस कोड पे काम करने के लिए तो उसको आसानी हो जाती है हमारे। और खुद को ही कोड को जब अच्छे से लिखेंगे, अच्छी चीज़ें मेंशन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो आपको ही आसानी हो जाएगी किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। समझ आ रही है बात? तो चलिए इस चीज़ को हम पहले प्रैक्टिकली देखते हैं, कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और कैसे उनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे और कैसे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाएंगे बेटा, न्यू फाइल, और इसको पहले सेव करेंगे। कहाँ पे करेंगे? शाबाश, htdocs XAMPP फोल्डर, C यूजर्स फोल्डर में आप जाओगे। C में आपको मिलेगा कौन सा फोल्डर? XAMPP के अंदर आप जाओगे htdocs के अंदर हमारा जो कल हमने जो फोल्डर बनाया था PHP लेक्चर्स, तो हमारी जो फाइल होगी यहीं पे स्टोर होगी। लेट्स कॉल इट lecture2.php बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी दूसरी फाइल बन गई है ना। दूसरी फाइल हमने किसके अंदर बनाई? सेम फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? PHP टैग। तो जो भी चीज़ें आपने लिखनी है, जो भी PHP का कोड लिखना है, यू हैव टू राइट इट विद इन PHP ओपनिंग टैग एंड आप एक वेरिएबल बनाएंगे। सो लेट्स से डॉलर, लेट्स से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेम, चले मैं उसमें असाइन करूँगा वैल्यू, सपोज रेसिमो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड असाइनिंग अ वैल्यू। इफ यू वांट टू डिस्प्ले इट तो सिंपली वी कैन यूज echo डॉलर नेम। समझा रही है बात? चलिए सेव करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? क्रोम में, वहाँ पे हम जाएंगे लोकल होस्ट पे। क्या जाना है बेटा? लोकल होस्ट स्लैश व्हाट वाज द फोल्डर नेम? PHP lectures एंड लेक्चर नंबर 2। अगर ये नहीं चला, अगर इसने दिखाया द साइट कांट बी रीच, दैट मीन्स अभी हमने फिर XAMPP स्टार्ट, तो आप देख सकते हो ये दिखा रहा है साइट कांट बी। चलिए हम अपने XAMPP पे जाएंगे। यू कैन सी मैंने ना अभी अपाचे स्टार्ट यानी मैंने अभी अपना सर्वर स्टार्ट नहीं किया। अब देखिए जो ही हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया तो इस तरीके से जो हमारी मैसेज थी वो आ गई। तो मैसेज क्या आ गई? रेसिमो। समझ आ रही है बात बेटा? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? व्हाट वाज द सिंटेक्स? सिंपल, हमने एक वेरिएबल बनाया डॉलर, उसमें एक वैल्यू असाइन किया और इस तरीके से फिर उसको हमने डिस्प्ले किया। सर व्हाट इफ अगर इसके साथ एक मैसेज भी हम ऐड करें, माई नेम इज समथिंग लाइक दैट, इस वेरिएबल के साथ कोई और इन्फॉर्मेशन अगर जोड़नी है तो कैसे जोड़ सकते हैं? हम लिखेंगे ये माई नेम इज। देखो एक प्लस पॉइंट होता है PHP का, आप उसको सारे को किसके अंदर रख सकते हैं? डबल कोड के अंदर भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? समझ आ रही है बात? या सिंगल कोट्स के अंदर भी रख सकते हैं। इधर यू कैन राइट योर होल स्टेटमेंट इन द इनसाइड और सिंगल कोट और लेट्स सेव इट। और अगर हम इसको रन करेंगे, लेट्स फाइंड आउट क्या गया? माई नेम इज रेसिमो। ठीक है, आ रही है बात समझ? क्लियर? श्योर? अब देखिए ये एक तरीका है। सो दैट मीन्स इसने अगर बाकी लैंग्वेज की बात करते हैं ना, कोई भी लैंग्वेज, उसमें आप डबल कोड के अंदर जब वेरिएबल लिखते हैं वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करता कि ये वेरिएबल है, वो इसको सीधे ही दिखाता है माई नेम इज डॉलर नेम। बट डॉलर की वजह से PHP में इसने खुद ही आइडेंटिफाई किया इट्स अ वेरिएबल एंड वट एवर इज इनसाइड इट डिस्प्ले द वैल्यू। समझ आ रही है बात? अनदर वे इज टू कंकैटिनेट, अनदर वे इज टू, बाकी लैंग्वेज में जब हम कंकैटिनेशन करते हैं वी यूज प्लस, बट PHP में हम क्या यूज करते हैं? डॉट। क्या यूज करते हैं? पीरियड सिंबल भी इसको बोलते हैं डॉट। तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा? कंकैटिनेशन। लेट्स सेव इट एंड लेट्स रिफ्रेश द पेज।
you will see we are going to get the same output we get before. समझ आ रही है बात? So very simple thing. So either you can use the whole double quote stuff or you can use concatenate. I suggest go for concatenation, क्योंकि कुछ situations में आपको प्रॉब्लम आ जाती है जब हम सारा किसके अंदर रखते हैं, डबल कोट में, तो उस टाइम कंफ्यूजन हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए भाई कौन सी चीज़ वेरिएबल है, अब डॉलर, लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है. अब अगर इसी में मैं लिखूंगा माई नेम इज दिस एंड और एक चीज़ ऐड करूँगा आई लव प्रोग्रामिंग, ठीक है. तो इस तरीके से क्या किया मैंने, कंकैटिनेशन की, यहाँ पे सेव करेंगे. लेट्स फाइंड आउट क्या आउटपुट आएगा. यू कैन सी आई एम गेटिंग आउटपुट माई नेम इज रेसिमो एंड आई लव प्रोग्रामिंग. तो इस तरीके से एक सिंपल मैसेज को हमने कंकैटिनेट किया किसके साथ, एक वेरिएबल के साथ. समझ आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे, श्योर. तो इन शॉर्ट इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल जो है डिक्लेयर, सिंपली आपने क्या करना है, एक डॉलर सिंबल यूज करना है. ठीक है बेटा, पक्का. अब चलिए आगे चलते. इसी तरीके से डॉलर, लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल सपोज नम, इसमें आप वैल्यू डालेंगे. इसी तरीके से चलिए दूसरा वेरिएबल डालेंगे एंड सिंपली वी कैन से एको डॉलर num1 प्लस डॉलर. तो आउटपुट क्या आएगा, लेट्स रन एंड सी द आउटपुट 32. समझ आ रही है बात. अब अगर यहाँ पे हमें दिखाना है सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स इज, लेट्स सेव इट. तो इस तरीके से ये चीज़ आ गई हमारे पास. क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना. तो इस तरीके से हमने देखा कैसे एक नॉर्मल से हम दो वेरिएबल्स के अंदर का जो वैल्यू है वो क्या कर सकते हैं, उनको कैलकुलेशन कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं दो वेरिएबल्स को. अब चलिए सर अगर हम एक थर्ड वेरिएबल भी मैं इसको डालेंगे, सो नो प्रॉब्लम, लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल, लेट्स से सम, हाँ कुछ भी नाम रख सकते हैं, num1 प्लस डॉलर num2. अब इंस्टीड ऑफ जो नीचे वहाँ पे लिखा था मैंने बेटा, कौन सा वाला, यहाँ पे मैं सिंपली लिखेंगे हम डॉलर सम. तो सेम आउटपुट आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक, समझ आ रही है बात. तो चॉइस इज योर्स, तो चॉइसेस आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते. अब अगर आप बोलेंगे सर व्हाई नॉट बी हाईलाइटेड, इसको थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा HTML इसको ऐड करें. मैंने कल ही कहा था कि हम डायरेक्टली PHP के अंदर भी एम्बेड HTML कर सकते हैं. तो देखिए मैं क्या यहाँ पे करूँगा, आई विल यूज H2. क्या यूज किया मैंने यहाँ पे, तरीके बहुत सारे, तरीके क्या है बेटा यहाँ पे, देर आर नंबर ऑफ वेज. तो मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे कुछ आया समझ, मैंने क्या किया, आ गया. यानी कि मैंने ये पूरा सम किसके अंदर डाल दिया, ये लेके मैंने सारा किसके अंदर डाल दिया. समझ आ रही है बात. अगर मैं हटा दूं जरा, अब ये समझ आ रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में वो एज अ क्या बनेगा, H2. यहाँ पे ऐसे कंकैटिनेट करना है ना बेटा, ज़रूरी, क्योंकि आपको स्ट्रिंग के अंदर रखना पड़ता है. ठीक है, या आप उसको एज अ होल स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए एक्सेप्शन क्या आ गया, एरर क्या आ गया, पास एरर, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल. दिस इज द सिंटेक्स यू हैव टू रिमेंबर. जो भी आप टैग्स यूज करेंगे ना एको के अंदर, वो डबल कोट्स के अंदर होने चाहिए. अगर मैं डायरेक्टली बाहर लिखूंगा H2, क्या लिखूंगा, बाहर लिखूंगा H2, तो PHP के अंदर हम एको यूज, PHP के अंदर H2, वो मत इसको वैसे एग्जीक्यूट करेगा. समझ आ रही है बस, उसको ऐसे ट्रीट, इमेजिन करिए मैं फिर सीधे ऐसे लिखता यहाँ पे, क्या इसको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये क्या है, ये दिख रहे हो आप,
समझा रही हो? चलिए एक काम करने के लिए मैं कंकैटनेट भी इसको करूँगा आपको समझाने के लिए। देखो एरर आ रहा है। तो वो तरीके हैं, अलग अलग तरीके। फिलहाल सबसे ईजीएस्ट तरीका ऐसा है जो आपने याद। इन शॉर्ट ये जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, हम सिंपली एक वेरिएबल को विद इन ओपनिंग h2 टैग और विद इन क्लोजिंग h2 टैग। तो जहाँ से कंटेंट हमेशा क्या होता है टैग्स के बीच में, और टैग के अंदर हमेशा क्या होता है टैग्स के बीच में तो यूजुअली कंटेंट होता है ना। वही मैंने किया। कंटेंट मेरा अब यहाँ पे क्या है, अब ये डायनेमिकली कंटेंट बनेगा कि नहीं, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ यूजर से। जैसे अभी मैं डालूंगा यहाँ पे 100, बाद में जब हम इसको यूजर डिफाइंड बनाएंगे तो वहां तो यूजर से चॉइस ले जाएंगे ना। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? श्योर। तो मैं वापस फिलहाल ये चीज़ को हटा देता हूँ, खामखा इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी फिलहाल अभी बेसिक्स है, तो चलिए इसको यहाँ पे हटा देते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल डायरेक्ट एको करेंगे तो ठीक है। समझा रही है बात? तो आप एक्स्ट्रा थर्ड वेरिएबल बनाएं या ना बनाएं, द चॉइस इज योर्स। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा एक नॉर्मल वेरिएबल जो हम कैसे बना सकते हैं। इसी चीज़ को नीचे थोड़ा सा अब आपको मैं समझा दूंगा कि भाई वाकई में जो PHP है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में जो कोड होता है चेक फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है। चलिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ डॉलर। इसी नम वेरिएबल को नीचे मैं असाइन करूँगा स्ट्रिंग, और नीचे एको करके किसको करूँगा डिस्प्ले डॉलर। समझ आ रही बात? तो ज़रा देखते हैं। तो ये चल रहा है परफेक्टली, कोई एरर? तो जब इस लाइन पे है, यहाँ पे इसका असाइन क्या वैल्यू हो रहा है इंटीजर। जब दूसरी लाइन पे गया यहाँ पे क्या वैल्यू हो रहा है ऐसा? समझ आ रही है बात? स्ट्रिंग। इमेजिन करें अगर ये टाइप शेप लैंग्वेज होती तो पहले ही आपने मेंशन किया होता है इंट, तो नीचे फिर उसमें स्ट्रिंग। और दूसरी चीज़ आपने ये भी चेक किया, जैसे अब अगर मैं इसी को यहाँ पे एको करूँगा और डॉलर num1 करूँगा तो ये देखिए क्या आएगा, 100 आया और उसके बाद क्या आया हेलो। सो दैट मीन जब इस लाइन पे यहाँ पे पहुँचा उसने वैल्यू डिस्प्ले किया। समझ आ रही है बात? और यहाँ पे फिर इशू, यहाँ पे एक नया वैल्यू उसको असाइन होगा और वो भी डिस्प्ले होगा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि कैसे सेम वेरिएबल है और उसमें हम डिफरेंट डेटा डाल रहे हैं। सो इट गिव्स अस एन आइडिया दैट PHP जो है इट्स ए लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है हमें। समझ आ रही है बात? तो इन शॉर्ट जैसे चाहे आप वेरिएबल्स बना सकते हैं किसमें PHP में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ याद रख लेना जो वेरिएबल आप बना रहे हैं वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए बेटा। अगर कीवर्ड है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और साथ साथ ये भी अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कीवर्ड आप कोई वेरिएबल एज ए डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात? सो डॉलर की अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस आपको आए समझ कि जब भी PHP हम वेरिएबल बनाते हैं तो डॉलर जरूरी है। क्लियर? अब चलिए ये तो थी एक सिंपल चीज़ भाई, कैसे एक नॉर्मल वेरिएबल के अंदर हम छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं और उसको उसके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। नॉर्मल सी नॉर्मल चीज़ होती है हमारे पास। ये आसान वेरिएबल बनाया, वैल्यू असाइन किया, उस तरीके से फिर उसके साथ मैनिपुलेशन की। ठीक है। अब एक्चुअल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स होती है वो कंडीशन बेस्ड होती है। क्या होती है? कंडीशन बेस्ड होती है। यानी कि आपको कोई कंडीशन होती है चेक करनी होती है और एक स्पेसिफिक डिसीजन आ जाता है वहाँ से। फॉर इंस्टेंस लॉग इन करते हैं हम या कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, होता क्या बिहाइंड द सीन आप लॉग इन कर रहे हैं, डिटेल्स आपकी दोनों ली, दो वेरिएबल्स में डाल दिए, दो कंटेनर्स में डाल दिए, फिर अकॉर्डिंगली इसको किसके साथ चेक किया जाता है? डेटाबेस। अगर है सो अगर यहाँ पे कंडीशन आ गया, अगर है तो रीडायरेक्ट कराओ, अगर नहीं है तो या तो दिखाएगा यूजर डज नॉट रजिस्टर या डज नॉट एग्जिस्ट, और या दिखाएगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। बट मीन्स कंडीशन चेक हो रही है, वेरिएबल भी यूज हो रहा है। लेकिन अब अगर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू उस पर कंडीशन डालनी होगी, उसको थोड़ा सा एफिशिएंट करना होगा।
फॉर्म था, डिटेल ले रहा है, लॉग इन पासवर्ड ले रहा है, लेकिन अब आपको बताया गया नहीं, यू हैव टू डू वन थिंग नाउ, somebody will enter his username and password, you have to check it first with something, अगर है then he or she has to redirect to some page. ये तो वैसी बात है, दरवाजा खोलना है किसी बंदे को, आपने उसको चाबी दे दी, भाई अगर ये चाबी लग गई तभी आप दरवाजा, अगर नहीं तब तक आप खोल, समझ आ रही है बात? तो हर एक जगह कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होती है। हर अब सर्च कर लिए, टेक्स्ट बॉक्स पे लिखा, अब क्लिक करते हैं, पीछे से भी पहले चेक होता है इफ, अगर है ना, तो विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सारी चीजें अकॉर्डिंगली आपके पास एक रेस्पॉन्स फिर आ जाता है। तो कंडीशन बेस्ड यूजुअली रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स होती है, तो वो कंडीशनल प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय यूजिंग कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स, बाय यूजिंग, जिनको हम इफ एल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि रियल वर्ल्ड में ज़्यादातर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी किस बेस होती है? कंडीशन बेस्ड, जहाँ पे हम यूजर से कोई इनपुट लेते हैं, उसको फिर चेक करते हैं और एक डिसीजन लेते हैं, एक स्पेसिफिक आउटपुट लाते हैं। अब जैसे एक सिंपल सवाल लेते हैं, मैंने कहा भाई आपको एक नंबर लीजिए, एक नंबर स्टोर करिए, एक नंबर स्टोर करिए, उसमें आप वैल्यू डालिए कोई भी, लेकिन अगर वो वैल्यू होगा अबो 10 आप दिखाएंगे वेलकम, अब अगर नहीं होगा आप दिखाएंगे सॉरी। सिचुएशन क्या है? हमेशा पहले सिचुएशन समझे, व्हाट सिचुएशन डिमांड्स, व्हाट प्रॉब्लम डिमांड्स, आधा सोल्यूशन आपके क्वेश्चन में ही होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यू नो व्हाई दे फेल, बिकॉज उनको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता है। नो डाउट, एक बार नहीं दो बार, इसीलिए जो माहिरीन होते हैं, चाहे वो प्रोग्रामर है, डेवलपर, किसी भी फील्ड, वो बोलते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हार्ड। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको धीरे धीरे कंफ्यूजन्स क्या हो जाएंगे। पहली बार अभी मैं जो पढ़ा रहा, यू आर टेकिंग इट अ रट्टा एज इट इज, जैसे मैं बोल रहा, अभी आपको सिंटेक्स सीखना है, ये चीजें भी याद रखनी, यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, बट धीरे धीरे लॉजिक स्टार्ट, आपका माइंड स्टार्ट थिंकिंग करेगा, अच्छा इसमें ये चीज़ अगर जाएगी तो ऐसे वर्क कर। अभी पहले आपको सिंटेक्स, लेकिन वो तभी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। हालांकि अभी मैं दिखाऊंगा आपको 1 सेकंड में, लेकिन जब अब फिर आपको रियल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको डिसीजन लेना नहीं आता है, आपको कंफ्यूजन होता है, मुझे यहाँ पे इफ एल्स लगाना है, भाई मुझे लूप लगाना है, मुझे फंक्शन कोई यूज़ करने, तो वहाँ पे आपके कन्फ्यूजन्स क्या हो जाते हैं? क्रिएट हो जाते हैं, और जिससे फिर आप डरते हो इम्प्लीमेंटेशन से। तो वो इम्प्लीमेंटेशन जो डर होता है वो इंसान को कैसे दूर हो जाए? व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड वर्किंग। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब चलिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिचुएशन क्रिएट की, भाई हम एक डेटा लेना है आपको यूज़र से, एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। चलिए हम एक वेरिएबल बनाए, उसमें आपने कहा मैंने इसमें आपने कोई वैल्यू डालना है, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगा तो आप दिखाएंगे वेलकम, अगर नहीं तो सॉरी। जो यूजर होगा चलाने वाला, द वन हु यूज योर एप्लीकेशन और वेबसाइट, वो देगा वहां पे नंबर। कंसिडर आपको बोला गया एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ऑनलाइन एक पेज बनाओ, क्या लो, लेकिन उसमें उन्होंने कंडीशन रखी, भाई एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सबसे पहले आप जब उनको एज लोगे, फॉर्म तभी विजिबल होना चाहिए उनका कि वो एलिजिबल है जब पहले वो एज उनकी चेक हो। अब आप उनको पहले एज पकड़ोगे और एज अगर ग्रेटर है सपोज, तभी वो रीडर किसकी तरफ जाएंगे? फॉर्म। अगर नहीं तो आप उनको बोलेंगे सॉरी यू आर नॉट। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग और वेरिएबल भी यूज होगा क्योंकि इंफॉर्मेशन पकड़नी है, सो यू हैव टू स्टोर इट। सो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वेरिएबल है। लाइक जैसे हम कोई कंटेनर बनाते, जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है ब्रिक। अगर ब्रिक्स नहीं होंगी तो आप एक स्ट्रक्चर को क्रिएट, समझ आ रही है बात? तो वो उसका एक यूनिट है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर बाद में आप कहीं पे राउंडेड बनाते हैं, कहीं पे कर्व बनाते हैं, कहीं पे सर्कल बनाते हैं, वहां पे कंडीशंस आती है। समझ आ रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो चलिए जैसे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू उसके अंदर जाएगा, हम बोलेंगे इफ अगर जो वेरिएबल है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, इफ इट इज ग्रेटर देन 10, तो ये वाला पार्ट चलना चाहिए जो इफ ब्लॉक है। क्या होना चाहिए? सो डिस्प्ले वेलकम। क्या होना चाहिए?
और अगर नहीं होगा, अब अगर कंडीशन ट्रू नहीं, अगर जो नंबर है बड़ा नहीं है 10 से, तो उसको मैसेज भी दिखाना है। तो चलिए इसको बोलेंगे सॉरी। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स असाइन अ वैल्यू। मैंने क्या दिया, तो सबसे पहले जब वैल्यू दिया यहाँ पे ये चीज़ पहले चेक होगी। नम में क्या वैल्यू है हमारे पास, 11। इज 11 ग्रेटर देन 10? यस इट इज। अब जो ही यहाँ पे पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, वेलकम। अब इसी चीज़ को अगर यहाँ पे हम डाल देंगे सपोज 10, तो 10 पे क्या दिखाएगा, सॉरी, बिकॉज 10 इज नॉट ग्रेटर देन। अगर हमने इक्वल कंडीशन रखी होती, सपोज ग्रेटर इक्वल या ग्रेटर या इक्वल, तो क्या आ रहा है, वेलकम। समझ आ रही है बात, बस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? श्योर, अच्छे से एक चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम कंडीशन बेस्ड होगी। तो यूजुअली क्या यूज़ करना है आपने, एक इफ़ और एक एल्स यूज़। ये होता है जब आपको एक सिंगल कंडीशन चेक करनी है, एक नॉर्मल सी कंडीशन चेक करनी होगी और आपने एक डिसीजन लेना होगा। समझ आ रही है बात? तो ये था हमारे पास कि भाई कैसे एक सिंपल चीज़ को हम चेक कर सकते हैं, लेकिन जब चेक हमने तभी कर पाए जब पहले हमने उसको कहीं पे स्टोर, अगर स्टोर नहीं किया होता तो हम किसके साथ कंडीशन चेक करते। तो यहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंस किसकी आई समझ, वेरिएबल्स। सो इमेजिन करिए जो ऑनलाइन जो फॉर्म्स जैसे होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जो आपके साइन अप, रजिस्टर, लॉगिन जो चीज़ें, तो पीछे से वेरिएबल्स यूज़ हुए होते हैं जिनमें वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है, फिर उसी को हम चेक करते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यही बात समझ। सो ये था हमारे पास कैसे एक इफ एल्स चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे एक स्पेसिफिक कंडीशन को हम चेक करते हैं। एल्स इज डिपेंडेंट अपॉन इफ, एल्स हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते विदाउट इफ, ये चीज़ भी याद रखिए। हाँ, बाद में हमें आगे आगे जब मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होगी, नेस्टेड इफ्स आएंगे, एल्स इफ आएंगे, ठीक है, वो हम धीरे धीरे आगे आगे देखेंगे। फिलहाल आज का जो सिंपल कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और एक नॉर्मल सी कंडीशन भी अगर हमें चेक करनी है तो कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग इफ एल्स, और कैसे उसकी इम्पोर्टेंस है वो भी मैंने कोशिश की समझाने की। श्योर, और साथ साथ मैंने आपको कहा कि वेरिएबल है क्या और कैसे इसको स्टोर कर सकते हैं। श्योर, अच्छे से आया समझ। सो आई थिंक ये था हमारा आज का टॉपिक। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर द टुडे। अब एड पे रहता है हमारा कौन सा वाला पार्ट, इंटरव्यू। जितना हमने आज पढ़ा इस बेस पे क्या पूछ सकते हैं, क्या आपसे एक्सपेक्ट कर सकते जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा होगा, व्हाट ही और शी कैन आस्क यू अबाउट, है ना। सिंपल, व्हाट इज अ वेरिएबल। रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट जो है जॉब के लिए गया था, तो ही वाज आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल है क्या, तो वेरिएबल उसने उसको समझाया कि इट्स नथिंग जस्ट ए कंटेनर दैट होल्ड्स इन, लेकिन सबको पता होती है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को, सबसे वर्स्ट स्टूडेंट भी आपकी क्लास में, उसको भी वेरिएबल, लेकिन फिर कहाँ पे चूकते, दे डोंट नो हाउ टू यूज वेरिएबल्स। भाई एक्चुअल वर्ड में वेरिएबल्स यूज पता होता है, डिक्लेयर करना भी वैल्यूबल, लेकिन जब यूज करने के लिए आते हैं उनको, जैसे एग्जाम्पल फॉर्म मैंने बनाया, मैं कहाँ पे वेरिएबल यूज करूंगा, भाई इंफॉर्मेशन जो ले रहा हूं मैं, ये पीछे से मुझे किसी पे स्टोर परमानेंटली नहीं रहेगी वेरिएबल में, फॉर टाइम भी, जब तक कि वो किस में स्टोर हो जाए, डेटाबेस, या एक कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। तो वेरिएबल की ये इंपॉर्टेंस है। आई बात समझ, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और दूसरी मैंने कही बात कि इफ एल्स का मकसद क्या है, सिंपल डिसीजन मेकिंग जो होती है कंडीशन बेस्ड, चाहे लॉगिन फॉर्म्स होते हैं या कोई और स्पेसिफिक कंडीशन चेक करनी होगी, तो वहाँ पे या OTP थ्रू लॉगिन करना है या ईमेल आईडी थ्रू लॉगिन करना है, तो बिहाइंड द सीन क्या यूज़ हो रहा है, इफ एल्स। समझा रही है बात। सो आप इंफॉर्मेशन देते हैं, वेरिएबल्स होता है पीछे, वेरिएबल में स्टोर होते हैं, एंड फाइनली चेक करके उसको, समझ आ रही है बस। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर जो था हमारे पास। रेस्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट लेक्चर में, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।